घटना बिल्कुल इतनी रोचक तरीके से है कि आपको जब ये पता लगेगा कि इंडियन एयरफोर्स इतना जबरदस्त स्टैंड बाई पे रहती है कि जैसे ही उन्हें खबर मिलता है कि एक विमान के अंदर बम रखा हुआ है, तुरंत हमारा सुखोई उड़ता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उससे कहता है या तो तुम अभी की अभी नीचे लैंड करो और नहीं लैंड करना है तो देश छोड़ो और निकल के दूसरे देश जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ। कहानी विस्तार से, कहानी कुछ यूं है कि ईरान से एक विमान उड़ा चाइना के लिए। इतनी देर में चीन का ये जो ईरान का जो विमान उड़ा, इसके लिए पाकिस्तान से हमारे पास सूचना आती है। कैसे ये सूचनाएं आती हैं, कैसे इन पर एक्शंस होते हैं, इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने आज साझा कर रहे हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। देखिए साथियों, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट स्क्रैम्बल्ड आफ्टर बॉम्ब थ्रेट ऑन ईरानियन प्लेन। ये टर्म याद रखिएगा, स्क्रैम्बल का अर्थ होता है कि जितना मतलब कि एयरफोर्स को ऑर्डर मिला, पहुंचना है, हवाई जहाज को पहुंचना है ऊपर, वो कितना जल्दी पहुंच गया। इस स्क्रैम्बलिंग टाइम के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। इंडियन एयर स्क्रैम्बल्स जेट आफ्टर बॉम्ब स्केयर्स ऑन बोर्ड चाइना, ये सारे अखबारों के अंदर न्यूज है आज की। चाइना बाउंड फ्लाइट रिपोर्ट्स बॉम्ब स्केयर इंडियन एयरफोर्स जेट स्क्रैम्बल्ड। अब ये क्या होता है, इसका मतलब सारी बातें हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर है जिन्होंने बम के बारे में जानकारी के बारे में कहा कि अराउंड 9:25 पर हमें इन्फॉर्म किया गया कि एक विमान है, उसके अंदर बम रखा हुआ है और हम पूरी तरह से स्टैंड बाई कंडीशन में तुरंत पहुंच गए थे। क्या हुआ, थोड़ा और विस्तार से चलते हैं। ईरान के तेहरान से एक महान एयरप्लेन, महान नाम हमारे यहाँ पे होता है, कोई बहुत यूज होता होगा, महान एयरप्लेन कंपनी का नाम है ना, वो ईरान से उड़ करके ग्वांगजू जा रहा था। ग्वांगजू कहाँ है, चाइना के अंदर है, ठीक है। तो जब वो जा रहा था तो अचानक हमारे पास में पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फोन आता है कि ये जो विमान ईरान से उड़कर आपके ऊपर से जा रहा है। कैसे जा रहा होगा, एक बार के लिए आप यहां पर देखिए, ये रहा ईरान और यहां रहा ग्वांगझू। यहां की यात्रा में इस विमान को यों उड़ते हुए इंडिया के ऊपर से जाना था। जब इंडिया के ऊपर से जाना था तभी हमारे पास पाकिस्तान से कॉल आता है कि आपके ऊपर से जो विमान निकल रहा है, इस विमान के अंदर बम रखा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं, ये ईरान से उड़ा, कहां जा रहा था, ग्वांगजू जा रहा था, तेहरान से उड़ा था और इसका जो शेड्यूल फ्लाइट थी, एक्चुअल फ्लाइट 4:16 पे उड़ी है और ये उड़ करके चलना शुरू हुआ। अराउंड 9:20 हमारे एयरबेस के क्षेत्र में आया और जब ये हमारे पास आया तो हमारे पास में इतनी ही देर में पाकिस्तान से, देखिए आपके सामने यहां पर ये चलता हुआ स्क्रीन दिखा रहा है कैसे ये उड़ता हुआ जा रहा है और ये यहां पर आ गया, देखिए। फिर यहां पर इसको यहीं पर चक्कर कटाया गया है और इस प्रकार से ये चलता हुआ फिर जो है वो इंडियन एयरबेस को छोड़ा है। एक बार के लिए आप इस फोटो को दोबारा से देखें, तब आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये विमान तेहरान से चलना शुरू हुआ, अराउंड आप लोग पहुंच चुके हैं सुबह 8:15 बजे, 9:15 बजे के आसपास इंडिया के एयरबेस में इसकी एंट्री होती है। अब ये जो चक्कर काटता हुआ विमान आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है और ये उड़ता हुआ यहां से जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानिएगा, यहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। हमें सूचना जैसे मिली पाकिस्तान से कि साहब आपके पास में जो विमान आ रहा है उसके अंदर बम रखा हुआ है, लाहौर एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हमें इन्फॉर्म किया। हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने तुरंत जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसको इंटीमेट किया और इंडियन एयरफोर्स को इंटीमेट करते ही हमारी तरफ से जो हमारे सुखोई हैं वो हवा में उड़ गया। हमारा सुखोई जैसे ही हवा में उड़ा, सुखोई 30, वो जाकर के इसको चारों तरफ से घेर लिया। कहा कि आपके पास में बम है, आप अपने इस विमान को जयपुर या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतार दीजिए। अब आप इसको थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करें। जब हमारा सुखोई जाकर के इसको घेरता है तो घेरते समय कहा क्या जाता है इससे कि आपको रुकना चाहिए। अब होता यह है कि ये जो है ना, यहां से चलने के बाद में यहां पर मतलब यहां पर अपने इंडिया के अंदर जब एंट्री करता है तो एंट्री करके ये दिल्ली उतरने की प्लानिंग करता है और राजस्थान के ऊपर ये चक्कर लगाता है। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये झुंझुनू, सादुलपुर, चूरू, इस एरिया के अंदर ऊपर ही ऊपर चक्कर लगाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि हमारा एयरफोर्स का जो विमान है वो इसको घेर के घुमा रहा है कि तुम्हें उतरना होगा। ये उतर नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मुझे दिल्ली में लैंडिंग चाहिए, दिल्ली में लैंडिंग चाहिए, तुम्हारे अंदर बम है इसकी सूचना है और हम तुम्हें दिल्ली में लैंडिंग दे दें तो ये तो हमारे लिए वो वाली स्थिति हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। हम इस कंडीशन में उतारना नहीं चाहते थे। हमने कहा तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो जयपुर उतर जाओ क्योंकि तुम राजस्थान के ऊपर उड़ रहे हो अभी, या फिर यहां के नजदीक चंडीगढ़ है, तुम चंडीगढ़ उतर जाओ। इसने कहा मुझे दिल्ली उतरना है।
हमारी तरफ से मना कर दिया गया, दिल्ली तो नहीं उतरने देंगे। अब अगर तुम इन 2 जगह पर नहीं उतर रहे हो तो हम तुम्हें इंडिया में भी नहीं उतरने देंगे। तुम फ्लाइट ऊपर लो। अब तुम देख सकते हो यहां पर, ये यहां पर आया, थोड़ा नीचे तक भी उतर के आया, मतलब ऊंचाई इसकी कम होती हुई आई। फिर इंडियन एयरफोर्स ने जब कहा कि नहीं साहब आपको जाना ही पड़ेगा, ये वापस से उठा और उठ करके फिर ये इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना चला गया। ठीक है, ये पूरी घटना थी और सुखोई विमान ने इसको क्रॉस कराया था। हालांकि बाद में कंफर्म हुआ कि इसके अंदर कोई भी बम वगैरह नहीं रखा था, लेकिन जिस तत्परता से हमने कार्रवाई की ये काफी ज्यादा सराहनीय है। ये सराहनीय इसलिए भी है कि क्या हमें पहले से पता था कि किसी विमान में ऐसे बम आएगा? जी नहीं। तो फिर हम इतना जल्दी एयरप्लेन लेकर के, हमारा फाइटर जेट लेके पहुंच कैसे गए? इसी को स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एयरफोर्स को पूरी तरह से स्टैंड बाई पर हमेशा रखा जाता है, डे नाइट 24/7। हमारे द्वारा नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी देश एयरफोर्स मेंटेन करते हैं उन सभी देशों के अंदर ये नेचर होती है कि वो अपनी जो भी फाइटर की मतलब जो भी उनके पास में एयर फोर्सेस हैं उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग देकर रखते हैं कि जब भी उनको अलर्ट मिले, क्योंकि युद्ध के काल में अगर किसी प्रकार से फ्लाइट टेक ऑफ में देरी कर गई, फाइटर जेट टेक ऑफ में देरी कर गया, तो उससे संभव है कि मिनट भर के डिस्टेंस में तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। हमारा सुखोई 30 MKI जो है वो रूस के द्वारा लिए गए सुखोई 27 का Su-27 का अपडेटेड वर्जन है, जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपडेट किया है। ये जो विमान है इसको जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर जानकारी मिलती है कि आपको उड़ना है, इसी प्रक्रिया को एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग कहते हैं कि कितना देरी के अंदर कोई विमान टेक ऑफ करता है। इसी के आधार पर उस देश की एयरफोर्स की क्षमता का मापन किया जाता है। इसकी मॉक ड्रिल्स भी चलती हैं एयरफोर्स के अंदर। मॉक ड्रिल्स के नाम पर ऐसे सायरन बजाए जाते हैं जैसे कि कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन आ गई है। जितनी देर में इंफॉर्मेशन आती है एयरफोर्स पायलट के पास में, एयरफोर्स पायलट उस इंफॉर्मेशन को सुनते ही, वो सो रहा है, जाग रहा है, वो जिस भी स्थिति में है, खेल रहा है, नहा रहा है, जिस भी स्थिति में है, उसको विदिन 4 to 5 मिनट अपनी फ्लाइट लेकर टेक ऑफ कर जाना है। इस प्रक्रिया को स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। आप सोचिए, इस बीच में उन्हें अपना जी सूट भी पहनना है, अपने जरूरी इक्विपमेंट भी लेने हैं और अपने शूज सूट सब पहन करके उसे विमान में बैठ करके टेक ऑफ कर देना है। आप सोचो, आप और हम जब कहीं रेस्ट करने की हालत में होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे पढ़ते समय विद्यार्थियों से कहा जाता है ना, स्वान निद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी रह त्यागी, विद्यार्थी के गुण। जो स्वान निद्रा शब्द है ना, वो एयरफोर्स में कितना मायने रखती है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि आपको अलर्ट मिला, मिडनाइट अलर्ट मिला मान लीजिए, तो भी आपको 4 मिनट के अंदर, विदिन 4 मिनट, और ये टेस्टिंग होती है एयरफोर्स पायलट्स की। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अटेंटिव होता होगा एयरफोर्स का पायलट, है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इस आधार पर दुनिया भर की जितनी भी एयरफोर्स है ना, उनको चेक किया जाता है कि उनका स्क्रैम्बलिंग टाइम कितना है। उन्हें सायरन मिला, सायरन मिलते ही उन्होंने अपना जी सूट पहना, अपने द्वारा हेलमेट पहना, उसके बाद में एयरपोर्ट की तरफ तेजी से रने। आप सोचिए, उन्हें यह भी नहीं बताया जाता कि उन्हें कहां जाना है, उन्हें बस बैठना है, फ्लाइट लेके उड़ जाना है। इस बीच में उनको टेलीफोन पर सूचना दी जाएगी कि इस कोऑर्डिनेट पर कोई चिंता की बात है, आप वहां पहुंचिए। आप उनकी दिमाग की प्रेजेंस देख लीजिए। हमारे में से कुछ लोग तो अगर सोते समय कोई बता दे तो भाई सब चलते चलते गिर पड़ते हैं, हवाई जहाज की तो बात छोड़ दो। ये होती है सेना की ताकत। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार का सीन होता है। पायलट अपने द्वारा दौड़ते हुए अपनी फ्लाइट तक पहुंचते हैं फुल अलर्टनेस के साथ में, है ना। इस शब्द की शुरुआत ब्रिटिश फोर्सेस के साथ हुई थी। ब्रिटेन अपनी फोर्सेस के साथ इस तरह के काम किया करता था। वायुसेना की ताकत का आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने दुनिया को कितना गुलाम बना के रखा है। अच्छा, तो अब ये बात तो हमने बात कर ली और इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई नुकसान हुआ नहीं। ईरान का विमान उतारने की नौबत भी नहीं आई और फाइनली वो जाकर के ग्वांगजू उतर गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी किसी अलर्ट के बाद कि भाई फलानी फ्लाइट ऊपर से जा रही है, उस फ्लाइट के ऊपर अलर्ट मिला हो और अलर्ट के बाद उसके ऊपर गोली चला दी गई हो? बिल्कुल हुआ है। एक बार की बात है 1988 की, जिस समय ईरान का एक जहाज अमेरिका ने मार गिराया था। अब आप सोच के देखिए, आपको अलर्ट मिला है कि इसमें बम रखा हुआ है।
आपको एक्शन लेना है। आप सोचिए, इसीलिए पता है एयरफोर्स का कोई भी व्यक्ति हो उसकी तारीफ इस बात के लिए की जाती है, कहते हैं कि उनकी जो रीजनिंग की क्षमता होती है, उनकी एनालिटिकल जो पावर होती है वो बहुत शार्प होने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे आपके सामने जो विमान है उसको गोली चलाना, अब आपको नहीं पता है कि उसमें फेयर व्यक्ति है अनफेयर व्यक्ति है। सारी फोर्सेस के साथ यही होता है। आपके सामने आतंकवादी है, आप थल सेना में हैं, सामने आतंकवादी है, डाउटफुल मामला है, आपने उसको बोला कि हाँ भाई हाथ सरेंडर कर दे, हाथ खड़ा कर दे, वो क्या पता ईयरफोन लगा के चल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। आपको शॉट लेना है कि नहीं लेना है, डाउट है कि उसके पास बॉम्ब है या नहीं है। फोर्सेस की अलर्टनेस जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। एग्जैक्टली ऐसी समय पर एक बार हुआ कि ईरान का एक फ्लाइट ईरान से उड़ा और हवाई में क्षेत्र में चल ही रहा था, फारस की खाड़ी से ऊपर। अमेरिका का एक पानी का जहाज, नौसेना का जहाज समुद्र में खड़ा था और उसने विदिन 4 मिनट अपने द्वारा फायर कर दिया और वो विमान हवा में ही खत्म हो गया। उसके अंदर लगभग 200 से अधिक लोग बैठे हुए थे। 290 आंकड़ा है, कहीं पर कोई जगह पर 272 का आंकड़ा है। वो सब की सब हवा में ही स्वाहा हो गए। यानी कि ऐसे अलर्ट्स के ऊपर एक्शन भी लेना होता है और कई बार जमीन पर खड़ी खड़ी नौसेना भी एक्शन ले लेती है, क्योंकि हमारे रडार्स में होते हैं, हमारे रेंज में होते हैं कि हाँ भाई इतनी देर में तो मार गिराएंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं घटना है इनसाइड द यूएस नेवी, मिस्टेकनली शूटिंग ऑफ ईरान एयर फ्लाइट 655 इन 1988, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। ठीक है, ये मतलब ये सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से आपको ये मालूम होता है स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, क्या होता है। यहां पर जिस यूएस के पानी के जहाज ने ये कारनामा कराया था उसका नाम यूएसएस विंसेंट था और उसकी काफी तारीफ हुई। अमेरिका ने भी उसको मेडल वेडल दिए। हालांकि इस घटना का डायरेक्ट कनेक्शन ईरान और अमेरिका से नहीं था, ईरान और इराक से था। ईरान और इराक में उन दिनों टैंकर वॉर चल रहा था। टैंकर वॉर का मतलब था कि इराक की तरफ से तो अमेरिका था और ईरान हमेशा से अमेरिका का दुश्मन रहा है। इनकी तरफ से यह होता था कि फारस की खाड़ी से जो टैंकर निकलते थे, ईरान ये चाहता था कि मैं इराक के टैंकर्स को फारस की खाड़ी से ना निकलने दूं, और इस वजह से वो पानी के अंदर माइंस बिछा देता था। पानी में माइंस बिछा देता था ताकि इराक का तो जहाज निकले नहीं और खुद का जहाज जाए दुनिया भर में तेल बेचने के लिए। ईरान काफी करामाती रहा है पहले से ही, है ना, आज से नहीं है वो। तो इराक का साथ देने के लिए अमेरिका वहां खड़ा था। तो अमेरिका ईरान के बीच में एक छद्म युद्ध अपने आप शुरू हो गया था, क्योंकि इराक को डिफेंड कर रहा था अमेरिका। हालांकि बाद में इराक को तबाह भी अमेरिका ने किया। ठीक है, उस दौरान की घटना है ये, जिस समय पर ये टैंकर वाला कांड हुआ था। आप यहां पर उस समय की न्यूज देख सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट की 1988 की, कि नेवी मिसाइल डाउन ईरानियन, ये देख सकते हैं, जेट लाइनर ओवर गल्फ, ईरान से 290 आर डेड, यूएस एक्सप्रेसेस रिग्रेट। क्यों रिग्रेट किया? क्योंकि असल में एक मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई थी एयर उसके पास कि इसके अंदर मतलब जो नीचे की नेवी जो खड़ी थी उनके पास ये चला गया कि ये फाइटर जेट जा रहा है, जबकि वो एक सिविलियंस को ले जाने वाला जहाज था। अमेरिका ने इसके ऊपर अपना दुख व्यक्त किया। यूएस डाउन ईरान एयरलाइनर, 290 डाई इन इज मिस्टेक, और अमेरिका ने कहा कि सॉरी, हमसे गलती हो गई। ठीक है ना, यानी एक प्रकार से इस घटना के बाद में दुनिया में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के चिंताएं व्यक्त करने लगे कि कितना ज्यादा मैटर करता है सही से डिसीजन लेना कि किसको गिराना है और किसको बचाना है। ठीक है, तो ये फ्लाइट कैसे निशाना बनी, इसके ऊपर काफी फिर किताबें और पिक्चरें लिखी गई हैं, सब कुछ हुआ है इसको लेकर के। ये कुछ तस्वीरें हैं, जो लोग मरे उनकी जो तस्वीरें मिली वो सब सामने हैं। तेहरान आज भी इसकी याद में मतलब दिवस बनाता है कि उनके साथ में ऐसी घटना अमेरिका के कारण हुई थी, और लाखों हजारों लोग आज भी अमेरिका को इस कारण से नफरत की निगाहों से देखते हैं कि उसने इतने ईरानियंस की जान ले ली थी। 1996 में बिल क्लिंटन ने ईरान को $131.8 मिलियन की सहायता दी थी, या कहिए कंपनसेशन दिया था कि भाई हमने तुम्हारे इतने लोग मार दिए थे, उसकी एवज में हम आपको धन दे रहे हैं। अब धन से क्या होता है साहब, लेकिन ठीक है, जो कुछ था पैसे से इन्होंने सेटल करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी काफी रोचक लगी होगी जो आज ही घटित हुई।